बाकी सारी चीजें छोड़ो, अभी एंजाइना पे आते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है भाई? एंजाइना पेक्टोरिस, अरे महामैराथन मेरा है रे नालायकों। एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी की बात किया जाएगा आज, जिसमें डीआरसी एडीआर ये सारे टॉपिक्स हैं, मेरा ही है। 3 दिसंबर 9 बजे, हाँ बस चलो। तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना के नाम पे आपको क्या याद आता है? सर एंजाइना मतलब चेस्ट पेन, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन की बात हो रही है। अब चेस्ट पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, पढ़ ले, हो गया। मैराथन का 9 बजे है ना, अभी तो ये क्लास कर ले कि ऐसे ही छोड़ दो इसको? जी, एंजाइना होता क्या है? देखो अभी तक हमने जो कहानी देखी थी, जिसमें हमने सीएचएफ में बात किया था, वो ड्रग के अंदर की बात किया था, ठीक है। लेकिन अब हम हार्ट के बाहर की बात कर रहे हैं। हार्ट के बाहर यानी हार्ट की मसल्स, और हार्ट की मसल्स की बात किया जाएगा तो जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? कार्डियक मसल्स है सर। अब कार्डियक मसल्स को भी तो अपने काम को रन करने के लिए ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब अगर चाहिए, अब अगर ब्लड कार्डियक मसल्स को भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, और अगर नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया सर? क्योंकि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है और हार्ट के ऊपर जो हमारी मसल्स हैं, या मैं कहूं हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। अब यही कोरोनरी आर्टरी है जो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब एक तो ये हो सकता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड क्लॉट हो गया हो, या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया हो, तो भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया इस्कीमिया की कहानी आ जाएगी। और या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक कहानी और हो सकती है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसका क्या हो गया हो? कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया हो। तो सर अगर ब्लड क्लॉट होगा तो भी ब्लड सप्लाई कम होगी, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो भी हमारा ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। और अगर हमारे कार्डियक मसल्स, जिनको दिन रात 24 घंटे लगातार काम करना है, अगर उन्हीं को प्रॉपर ब्लड नहीं मिला तो काम नहीं चलेगा। करेक्ट है? उसकी वजह से पेन ओरिजिनेट होगा। अब वो पेन हमारा पहले लेफ्ट साइड में, क्योंकि हार्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, तो पहले पेन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पेन जाएगा, फिर हमारा हेड नेक ये पोजीशन पे आएगा लेफ्ट साइड, देन लोअर साइड में जाएगा, और उसके बाद पूरे बॉडी में जाएगा। और वही जो चेस्ट पेन हुआ ना, एंजाइना पेक्टोरिस की सिचुएशन बना दी। आई होप आपको सिंपल चीजें समझने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे यही कहते हैं कि सर जितना हमारा ऑक्सीजन सप्लाई है और जितनी डिमांड है, अगर वो डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? कोरोनरी आर्टरी की कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्लड क्लॉट की वजह से होगा, वो रीजन आपको पता होगा। और वो जो ब्लड सप्लाई कम होगा या डिमांड ज्यादा होगा, उसकी वजह से पेन होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो बस एक लाइन में इसको आप पढ़ के क्लियर कर सकते हो कि सर एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोला कोरोनरी की बात चल रही है। इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट एज मच ब्लड एज इट नीड्स, मतलब जितना उसको चाहिए अगर उतना नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे ये चेस्ट पेन आने लग जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात किया जाता है। अच्छा ये क्यों हुआ? और मैंने बोला नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये वन साइड होता है, पहले हमारे लेफ्ट साइड में होता है। क्यों हुआ? या तो उसमें कुछ ब्लॉकेड आया, या फिर वहां कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ यानी नैरो हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड है वो डिस्टर्ब हो गया। और ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड अगर डिस्टर्ब हुआ, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस पे आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, यही है आपकी कोरोनरी आर्टरी। अब इमेजिन करो नॉर्मल ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर आप जूम करके देखोगे। अब अगर मैंने बोला इसमें क्या हो गया, हमारा प्लेक यानी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, हाँ एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लेक का डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, जिसकी वजह से हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो गई। अब अगर नैरो हो गई तो ब्लड सप्लाई भी तो कम हो जाएगा ना, तो यही तो हमारा लीड करेगा क्या? एंजाइना पेक्टोरिस लीड करेगा, जिसकी वजह से फर्दर चेस्ट पेन जैसी कंडीशंस आएंगी। क्या कोई दिक्कत है? एक लाइन में हमने बोला कि सर हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड वो डिस्टर्ब हुआ। बस अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्यों हुआ अभी मैं उसको क्लियर करूंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइना। अभी जीपैट 2023 का एक क्वेश्चन था, उसमें वैसे तो हम बात करते हैं कि एंजाइना कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, इसको क्लासिफाई किया जाता है। एक क्लासिकल एंजाइना, एक वेरिएंट या प्रिंजमेटल एंजाइना कहलाती है। क्लासिकल एंजाइना बहुत कॉमन है, जब खास तौर पर हम एक्सरसाइज करते हैं, इमोशनल होते हैं, तब क्लासिकल एंजाइना होता है। और क्लासिकल एंजाइना में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। दूसरा जो हमारा वेरिएंट या प्रिंजमेटल एंजाइना की बात किया जाएगा, वो कॉमन नहीं है। वो कब होता है? जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। और मेनली कब होता है? अनस्टेबल एंजाइना भी बोला जाता है। मेनली कब होता है? रेस्टिंग स्टेज में या ड्यूरिंग द स्लीप होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसकी वजह से ये हुआ कि जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। क्यों? कभी कभी आप लोग सुनते हो, अरे वो इंसान तो अच्छे खासे भले थे, रात में खाना खा के सोने गए, सुबह उठे ही नहीं।
क्यों? उनको रात में एंजाइनल अटैक आया, कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड सप्लाई खत्म हो गया और रातों रात कहानी बदल गई। तो वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप भाग रहे हो, आप इमोशनल उस समय अगर होता है तो आपको पता है चेस्ट पेन हुआ है, और अगर एक बार पता चल चुका है ना, तो वहां पे डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं यू शुड पुट योर द नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ऑलवेज इन योर पॉकेट। और जैसे ही अगर पेन शुरुआत हो तो एक काम करो, वो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट इनटेक कर लो, आपको आराम मिल जाएगा। करेक्ट? हाँ जी। वो हार्ट अटैक की बात आऊंगा, बिल्कुल हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा इससे वो अलग होता है। अभी हमने बोला कि हमारा जो एंजाइना है वो दो टाइप का होता है, क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट या हमने बोला प्रिंजमेटल या अनस्टेबल एंजाइना की बात करिएगा। ठीक? क्लासिकल एंजाइना हमने बोला कॉमन है, प्रिडिक्टेबल है, एक्सरसाइज करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड में डिस्टर्बेंस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है चेस्ट पेन हो सकता है, प्रिडिक्टेबल है। कब होगा सर? एक्सरसाइज के टाइम पे, इमोशनल होने पे, खाना खाने पे। और यहां पे हमने बोला क्या होता है? एथिरोमा। एथिरोमा मतलब क्या हुआ कि सर हमारे नॉर्मल ये है, लेकिन अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया मान लीजिए इतने में, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लासिकल एंजाइना आपको शो कर रहा है। दूसरा क्या हुआ? वेरिएंट प्रिंजमेटल या अनस्टेबल एंजाइना। ये अनकॉमन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कब होता है? खासतौर पर ड्यूरिंग द रेस्ट एंड स्लीप होता है। और इसमें क्या होता है? हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, स्पाज्म होता है। कहीं कहीं अब सुन लो, कहीं कहीं आप इसको तीन टाइप से भी पढ़ते हो, क्लासिकल, वेरिएंट, प्रिंजमेटल। बट प्रिंजमेटल को अलग से करने का कोई खास जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ लो, सफिशिएंट है, दैट्स ऑल, यही आपके काम का है। हाँ, मैं क्या आपसे बोल रहा था कि अभी जीपैट 2023 में क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था टाइप ऑफ एंजाइना, टाइप ऑफ एंजाइना बताना था, बट क्वेश्चन में क्लासिकल, वेरिएंट, प्रिंजमेटल इन सबका जिक्र ही नहीं था। नाम क्या दिया गया था? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी। वैसोस्पाज्मोटिक, वैसोस्पाज्मिक एंजाइना। क्या बोला गया? वैसोस्पाज्मिक एंजाइना। अब बताओ कौन सा होगा वैसोस्पाज्मिक? अरे ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ब्लड वेसल्स क्या हुआ? कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है, स्पाज्म हुआ है, उसे ही बोलते हैं वैसोस्पाज्मेटिक बोल सकते हैं। और क्वेश्चन में यही था, और बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, वहां पे ये गलती करके चले आए थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट का नाम दिया था और उसके बेसिस पे आपको ढूंढना था वैसोस्पास्टिक एंजाइना, क्योंकि वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, स्पाज्म यानी कॉन्ट्रैक्शन, तो वैसोस्पाज्मिक एंजाइना की बात किया था। ठीक है? हाँ, वेरिएंट की बात चल रही थी। चलो, ये तो खैर हमारे टाइप की बात करेंगे। अब आप बोले सर 3 है, मैं कहता हूं नहीं पढ़ना है, मुझे 2 पढ़ना है, बस बात खत्म। मैं तीसरा कंफ्यूज करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे। अब ये तो क्लियर है एंजाइना क्या है, एंजाइना क्यों है? तो या तो ब्लड क्लॉट हुआ है और या फिर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है। अब क्या है, क्यों है, लेकिन अब थोड़ा सा रीजन क्लियर कर लिया जाए। एक चीज तो हमने पहले क्लियर किया है कि हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड वो डिस्टर्ब हो गया है। अगर सप्लाई इतनी है तो डिमांड इतनी है। भाई सप्लाई जितनी है उससे डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। सो सिंपल अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात किया जाए कि एंजाइना पेक्टोरिस मेनली अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं। लेकिन कहां पे सर? क्लासिकल को क्या कहेंगे? एथरोमिक, एथरोमिक एंजाइना कहेंगे। सर ये तो डिमांड कम कर दे या ऑक्सीजन बढ़ा दे? बिल्कुल आ रहा हूं बेटा। अभी आपके पास रीजन है। रीजन क्या है कि सर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई घटी है और डिमांड बढ़ा है। सप्लाई घटेगी क्यों? हमने बोला हमारी कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। जरा मुझे बताइए, अब अगर कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, सप्लाई घटेगा? बिल्कुल घटेगा। हमने बोला कोरोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, सप्लाई घटेगा? बिल्कुल घटेगा। और कोरोनरी आर्टरी में अगर हमारा थ्रोम्बाई यानी प्लेटलेट कोगुलेट हो गया तो भी हमारा ब्लड सप्लाई घटेगा। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई घटता है, घटता है। अब ब्लड सप्लाई घटा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड डिमांड बढ़ेगा। कल हमने यही बात किया था कि अगर कार्डियक आउटपुट घटेगा तो हार्ट तुरंत क्या करेगा? रीमॉडलिंग करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। तो अब अगर सप्लाई घटी है तो डिमांड बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि हमें क्या है? चाहिए, नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम होगी। ये तो पैथोफिजियोलॉजी है, इटियोलॉजी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एंजाइना का ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से सुनना, मुझे एंजाइना का ट्रीटमेंट करना है तो क्या करूं? ऑब्वियसली सप्लाई जो घटी है उसको बढ़ा दिया जाए, डिमांड जो बढ़ा है उसको घटा दिया जाए, यही तो करेंगे ना। उल्टा कर दे। स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब हमने बोला कॉमन है, प्रिडिक्टेबल है, अगर ब्लड क्लॉट हुआ तो सर वो पता चलता रहेगा। अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, अनकॉमन, सर वहां कभी भी कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो वो हमारे लिए प्रिडिक्टेबल नहीं है, पहला चीज। फिर हमने बोला, अब बच्चों ने पूछा कि सर हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, अगर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई, ब्लड कम पहुंचे तो आता है इस्कीमिया, और अगर ऑक्सीजन कम पहुंचे तो आता है हाइपोक्सिया। दो चीजें हैं, ब्लड सप्लाई की कमी हुई, इस्कीमिक कंडीशन आया, और अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमारा हाइपोक्सिया आया। सर कुछ भी कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा भाई, तुम्हें ही फर्क पड़ेगा। चलो, तो एक काम करें, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएं। अब कैसे बढ़ाएं? देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है तो एक काम करो, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन कर दो,
सर प्लेटलेट डिपॉजिट हुआ है, प्लेटलेट को ब्रेक डाउन कर दो। कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है कोरोनरी आर्टरी, डायलेट कर दो। यही तो करेंगे ना। हार्ट रेट बढ़ा है, हार्ट रेट घटा दीजिए, क्योंकि इनको बढ़ाना है और इनको घटाना है। सर ब्लड कमी होगी तो ऑक्सीजन भी तो कम होगा ना। बिल्कुल बात ठीक है, इसीलिए हाइपोक्सिया इस्कीमिया साथ में बोला जाता है। लेकिन इमेजिन करो कहीं ब्लड सप्लाई सफिशिएंट है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो वो हमारा इस्कीमिक कंडीशन आता है। तो अलग अलग वर्ड इसीलिए बनाए गए हैं कि जरूरी नहीं कि हमेशा साथ में ही हो, है ना। चलो देखो, नॉर्मल बढ़िया, प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। अब इतने में तो कोलेस्ट्रॉल प्लेक हमारा डिपॉजिट हो गया है। ये हमारा हाँ देखो, अब यही नाम देना चाह रहा था। तो आपके स्टेबल क्लासिकल एंजाइना का एक नाम और है, एक्सर्शनल एंजाइना। यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आंसर क्या देना था, वैसोस्पास्टिक एंजाइना। तो आपका एक नाम और जुड़ गया, क्लासिकल एंजाइना, एक्सर्शनल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, वैसोस्पास्टिक एंजाइना। रीजन अलग अलग है, नाम इसीलिए अलग अलग है। तो चलो अब उसको सही किया जाए, पैथोफिजियोलॉजी को अच्छा किया जाए। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएंगे और ऑक्सीजन डिमांड घटाएंगे। क्या करना है, क्या करना है, सर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है ना, एक काम करो डायलेटर दे दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, नाइट्रेट दे दो। दूसरा क्या हुआ है, सर थ्रोम्बाई का वहां पे डिपोजिशन हुआ है, तो थ्रोम्बाई को ब्रेक डाउन कर दो, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट आगे पढ़ोगे वो दे दिया जाए। सर प्लेटलेट वहां पे डिपॉजिट हुआ है, एंटी प्लेटलेट ड्रग दे दो, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा। एक्सर्शनल मींस कुछ भी है, बस खाली वर्ड पकड़, अरे बोला था ना अब एक्सरसाइज के टाइम पे होता है, अरे एक्सरसाइज के टाइम पे हुआ तो इसलिए एक्सर्शनल एंजाइना। जब आप एक्सर्ट कहते हो ना, यार मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया, मैं बहुत एक्सर्शन से आया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, एक्सर्शनल। चलो डिमांड क्या करना है, घटाना है। क्या घटाओगे, सर हार्ट रेट बढ़ा है, एक काम करो बीटा ब्लॉकर दे दो, बीटा ब्लॉकर दे दो, हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ है घटेगा। सर प्री लोड आफ्टर लोड घटा दो, प्री लोड घटाने के लिए नाइट्रेट और आफ्टर लोड घटाने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ओपनर दे दो। प्री लोड आफ्टर लोड की बात किया जाएगा। आओ क्लासिफिकेशन में इसीलिए हम बात करते हैं। सर इसलिए एस्पिरिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चेस्ट पेन नॉर्मल है कि अटैक है, ये कैसे समझेंगे ऋतु बेटा, वो समझ में आ जाता है, दोनों की सीवियरिटी बता देती है। श्रेया यही एक्सर्शनल को, इन्फेक्शन एंड इस्कीमिया क्या डिफरेंस है, अभी आया क्या बेटा उमा, कहीं अभी मैंने इन्फेक्शन बताया क्या, इस्कीमिया इनको वर्ड लाया हूं क्या, नहीं महेश बाबू आगे चलो बेटा। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग क्यों नहीं देते यहां, क्यों देंगे, मतलब मैं करंट ट्रीटमेंट ना करूं, मैं सीधे पैथोफिजियोलॉजी ट्रीट करने लग जाऊं। अभी पेशेंट मर रहा है, मरने दूं, सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट ना दूं, पहले मैं कोलेस्ट्रॉल घटाने की बात करूंगा ना, तुमको हम बचाएंगे नहीं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना, पहले कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा कम करेंगे, फिर देखेंगे तुम जिंदा रहोगे तो ठीक है। अल्फा ब्लॉकर क्यों नहीं दिया जाता है, बढ़िया बात कोरोनरी आर्टरी की हो रही बच्चों। सर बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर क्यों नहीं यूज करते हैं, तो मैंने क्या कुछ अलग बोला है क्या, अभी तुम्हारा कौन सा आया था, सच में रहे। अच्छा मुझे लग रहा है तुम पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तुम सीधे इसी में पीएचडी करना चाह रहे हो ना। क्लासिकल एंजाइना मोस्ट कॉमन है, पढ़ लो रे, पढ़ लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे इसमें नहीं आने वाले हैं। सर डायलेटर नहीं दे सकते, अच्छा ये नाइट्रेट क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, अच्छा ये किसी अदर ग्रह से हैं। ठीक हाँ, सारे समाधान तुम्हारे यहाँ पे हैं। अभी किसी ने बोला बीटा 1 सेलेक्टिव क्यों नहीं देते, बेटा ये एटिनोलॉल और मेटोप्रोलॉल किस क्लास में है, पहला आंसर। दूसरा नाइट्रेट, प्रीलोड घटाना है, नाइट्रेट आना है, आफ्टर लोड घटाना है, सर पोटेशियम चैनल ओपनर, हेलो इट्स नॉट अ ब्लॉकर। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मैं इसीलिए फिर आप लोगों के कमेंट को इग्नोर करता हूं जब आप इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई तात्पर्य नहीं होता है। और क्या बोलता हूं इसके लिए, एक छोटा सा ट्रिक, के बी सी ऑन नाइट, बस ये NIGST नहीं है, के बी सी ऑन नाइट बोले तो पोटेशियम चैनल ओपनर, इकलौती ड्रग आती है पूरे CVS में ओपनर क्लास की ड्रग, यानी कौन सी, निकोरॉन्डिल। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर खूब पढ़े हो CHF में, हाइपरटेंशन में, प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल खूब लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अब क्या अलग से बताऊं क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर 3 क्लासेस में, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, फेनोथायाजिन, बेंजोथायाजेपिन एंड फिनाइलएल्काइल एमीन, बोल लोगे आप लोग मुझे पता है। नाइट से हुआ नाइट्रेट, और नाइट्रेट 2 क्लासेस में हुआ, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, चलेगा।
ओ से हुआ अदर या मिसलेनियस, कुछ भी बोल लीजिए। ओ से क्या हुआ, अदर या मिसलेनियस। यहाँ पे डाइपिरिडामोल ले आइए, एस्प्रिन ले आइए, स्ट्रेप्टोकाइनेज ले आइए, क्लोपिडोग्रिल लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अदर में तुम सब लेके आ जाओ। तो जरा एक नजर डाल लो, खत्म है क्लासिफिकेशन इसी केबीसी और नाइट में। बोले तो सर नाइट्रेट में शॉर्ट एंड लॉन्ग, शॉर्ट में नाइट्रोग्लिसरीन 2 से 8 मिनट की बात किया जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग हमारा आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, पेंटानाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटानाइट्रेट की बात करोगे। नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इनकी बात होगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वही 3 क्लासेस जिनको बार बार पढ़ते आए हो उनको डाल दीजिएगा। और पोटेशियम चैनल ओपनर निकोरॉन्डिल। अदर्स में आपने क्या क्या बोला, एस्प्रिन। अब आप बता सकते हो एस्प्रिन क्यों दिया जा रहा है, नसैट्स में पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एस्प्रिन एज अ ब्लड थिनर का काम करता है। अब ब्लड जितना ज्यादा थिन रहेगा, ब्लड उतना ज्यादा पहुंच जाएगा। क्लोपिडोग्रिल, डाइपिरिडामोल, ये तो यही हो गया, ठीक है। ये दोनों हमारी एंटी प्लेटलेट क्लास की ड्रग हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इवन आप इसमें ट्राइमेटाजिडीन भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये हमारी क्या है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, जो प्लेटलेट का एक्यूमुलेशन हुआ है, एग्रीगेशन हुआ है, उसको इनहिबिट करेंगी, वो आएगा। रेनोलाजिन, इवाब्रेडिन, सर फनी करंट, लेट सोडियम करंट, इन पे काम करेंगी। आगे चल के हम इनके बारे में इसी चैप्टर में देखेंगे। तो अभी पहला टारगेट कहां से, नाइट्रेट से। केबीसी ऑन नाइट बोला हूं, बस इतना ही याद रखना। केबीसी ऑन नाइट, पोटेशियम चैनल ओपनर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और नाइट्रेट, और उसके बाद क्या बोला हूं, अदर बोला है। कोई दिक्कत है? हाँ, बोलोगे वॉरफेरिन क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, ब्लड बह रहा है क्या बेटा बॉडी के बाहर, एंटीकोआगुलेंट देना है, बॉडी के बाहर को बचाना है क्या? अभी वॉरफेरिन पढ़ लेना बेटा, फिर बात करेंगे सवाल ना। चलो एक दो क्वेश्चन के पहले आंसर दो, फिर आते हैं नाइट्रेट की मैकेनिज्म में। सर मिनॉक्सिडिल भी होगा क्या पोटेशियम चैनल ओपनर? हाँ बेटा, वो भी होता है, बट याद रखना मिनॉक्सिडिल, डायजॉक्साइड दोनों पोटेशियम चैनल ओपनर हैं, लेकिन वो एंजाइना में यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो मेनली हमारे सीएचएफ और हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, यहां नहीं आएंगे। तो इसको अलग से नोट करके रखना कि अगर आपसे पोटेशियम चैनल ओपनर पूछा गया यूज्ड इन एंजाइना, तो आंसर सिर्फ निकोरेंडिल देना और कुछ मत देना। एंजाइना कॉज ड्यूरिंग द रेस्ट और स्लीप, तो सर वेरिएंट एंजाइना की बात करोगे, वेसोस्पास्टिक एंजाइना की बात करोगे, प्रिंजमेटल एंजाइना, सब कुछ एक ही है। निकोरॉन्डिल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अभी क्या बोला था, इकलौती पोटेशियम चैनल ओपनर जो एंजाइना में काम करती है, ये पोटेशियम चैनल को ओपन करती है। बाकी आपकी जो डायजॉक्साइड और मिनॉक्सिडिल है, वो भी एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ओपन करती है, बट मैंने बोला यहां नहीं आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूजिंग थ्रोम्बोलिटिक एजेंट इन एंजाइना, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टप्लेज, रेटेप्लेज, इनका काम ही है थ्रोम्बाई को ब्रेक डाउन करना, नाम ही है थ्रोम्बोलाइटिक, यानी थ्रोम्बाई को ब्रेक डाउन करना, जहां ब्लड क्लॉट हो रहा था उसको रोकना। सो ब्रेक डाउन ऑफ थ्रोम्बस, ये है थ्रोम्बाई, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने का काम होता है थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। एंटीप्लेटलेट अलग है, थ्रोम्बोलिटिक अलग है, एंटीकोगुलेंट अलग है। प्लीज कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, सब आगे पढ़ोगे, इसी ब्लड में ही आएगा। अभी यहां पे दिमाग रखिएगा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट यूज्ड इन एंजाइना। मोक्ष बेटा पहले तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि पोटेशियम चैनल ओपनर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या रोल होगा। नाइट्रोग्लिसरीन चलेगा क्या? जीटीएन बोल लो, नाइट्रोग्लिसरीन बोल लो, एक ही है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन फॉर द फास्टेस्ट एक्शन, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। नाइट्रोग्लिसरीन तो रूट से लिया जाता है। अगर इसमें भी कोई आंसर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैं कहूंगा तुम जाके जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाओ। चलो नाइट्रेट की बात करते हैं। नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कई जगह पढ़ के आए हो, लेकिन एक बेसिक चीज दिमाग में भर लीजिएगा। वैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको एएनएस में लेके जाऊं और एएनएस में जो ईडीआरएफ वाला कॉन्सेप्ट बताया था उससे आंसर दोगे क्या, कुछ अगर याद आ रहा हो तो? ईडीआरएफ, नाइट्रिक ऑक्साइड, ग्वेनाइल साइक्लिन, सीजीएमपी, डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, डिफॉस्फोराइलेशन के बाद रिलैक्सेशन होगा। कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार, है कहीं डायग्राम? कुछ जाना पहचाना लग रहा है सर, कहीं ऐसा लग रहा है कहीं देखेला है। नाइट्रेट आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करेगा, क्या बनवाएगा सर? सीजीएमपी बनवाएगा। यही सीजीएमपी क्या करेगा? मायोसिन लाइट चेन काइनेज का डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा, और इस डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा। इसी सीजीएमपी का ब्रेकडाउन कराने वाला एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 है। इसी फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 को इनहिबिट करने वाली ड्रग हमारी सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल आती है। ड्रग इंटरेक्शन भी इसमें पूछा जाता है कि नाइट्रेट और सिल्डेनाफिल की क्लास की ड्रग को साथ में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर सीवियर रिलैक्सेशन या सीवियर वेसोडाइलेशन करेंगे, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सर मत करिएगा। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन हमने कहीं
ये चीज तो हमने इंडोथीलियल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कैपिलरी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। क्या रश्मि? क्यों बनेगा भाई सीएमपी? सीएमपी क्यों बनेगा? जब यहां ग्वेनाइल साइक्लेज बन रहा है तो ग्वेनाइल साइक्लेज सीएमपी बनाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जी, कोमा हो जाएगा। आओ अब थोड़ा सा इनके बारे में बात करें। ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट या कहें नाइट्रोग्लिसरीन या आइसोसॉर्बेट डाई नाइट्रेट, आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट, इरिथ्रिल पेंटा, इरिथ्रिल टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिल टेट्रानाइट्रेट, जो भी हैं, दीज आर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। सभी जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं सब प्रोड्रग होते हैं। सुनना ध्यान से, जितने भी नाइट्रेट होते हैं सब प्रोड्रग होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट काम नहीं करता है। काम कौन करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा नाइट्रेट से एक्टिवेट होके आता है, इसीलिए प्रोड्रग कहा जाता है। तो सर ये जितने भी नाइट्रेट हैं सभी प्रोड्रग हैं, क्योंकि वो एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा सारा काम तो वही करेगा ना। कहां नेट इशू आ रहा है? और किसी को नेट इशू आ रहा है क्या? हाँ हिमांशी वही है। नहीं ठीक है। समृद्धि ओके। हाँ जी, नाइट्रेट्स मेनली तो हमने क्या पढ़ा है कि सर ये बताओ, नाइट्रेट तो वेनोडाइलेटर होते हैं ना, आर्टरियोडाइलेटर तो ज्यादा होते नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर वही कहानी है। ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है, और कोरोनरी आर्टरी में भी केवल और केवल इंडोथीलियल लेयर ही प्रेजेंट होती है। ये उतनी ज्यादा डेवलप्ड आर्टरी नहीं होती है, इसीलिए कहा गया कि हाँ ये हमारा प्रीलोड आफ्टर लोड दोनों पे, यानी यहाँ पे वेन और आर्टरी पे थोड़ा बहुत दोनों पे काम करता है। कैसे? दीज ड्रग एक्ट बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड सीजीएमपी बनाएगा, सीजीएमपी फर्दर हमारा क्या करेगा? डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज करेगा, जिससे वेनोडाइलेशन होगा। जहां भी स्मूथ मसल्स हैं वहां ये वेनोडाइलेशन कराएंगे। बाइलरी कोलिक एसोफेगियल स्पाज्म में भी इनको यूज किया जा सकता है। सर नेचुरली भी सिंथेसिस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड? हाँ बेटा, इसीलिए तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे एंडोथेलियल सेल्स में। 3 जगह बताया होगा, कहां कहां? एक तो ब्रेन में होता है, रैट ब्रेन में, मैक्रोफेजेस में NOS2, और NOS3 कहां होता है? सर हमारे एंडोथेलियल लेयर में होता है। चलो, so nitroglycerin mainly given through the sublingual route, and yes this is the drug of choice for the acute attack during the stable or variant angina। तो चाहे स्टेबल है चाहे वेरिएंट है, कोई भी हो, सर एक ही सजेशन है, नाइट्रोग्लिसरीन को अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। इवन इवन अगर बोला गया सर रात वाला आ रहा है ना, सोने वाला, तब तो बहुत जरूरी है। तो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट एसोसिएटेड विद द पेन, एसोसिएटेड विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, विद द एंजाइना, हर केसेस में। नाइट्रोग्लिसरीन हमारी शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, जबकि पेंटा इरिथ्रिल टेट्रानाइट्रेट हमारी लॉन्गेस्ट एक्टिंग नाइट्रेट क्लास की ड्रग है। काम फार्माकोकाइनेटिक आपको पहले ही पता चल गया क्या? ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, लिपिड सॉल्युबल है, और हाँ क्या बात किया गया था? सबलिंगुअल रूट से वही ड्रग एब्जॉर्ब होगी जिसका लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई हो और इरिटेशन ना करे, क्योंकि अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई नहीं है तो प्रॉब्लम है, इरिटेशन करेगी तो प्रॉब्लम है। सो लिपिड सॉल्युबल, वेल एब्जॉर्ब्ड, नो इरिटेशन, तभी तो हम सबलिंगुअल रूट से लेंगे। इंजेस्टेड ओरली ऑल एक्सेप्ट आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट। जितने भी आप नाइट्रेट हैं, अगर आपने ओरल रूट से लिया, सबलिंगुअल छोड़ के, अभी ओरल की बात चल रही है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा है कि काम नहीं करेगा, एक्सेप्ट आइसोसॉर्बिड मोनोनाइट्रेट। हाँ ये आईएमएन की बात करते हैं, इसका लगभग 100% बायोबिलिटी ओरल रूट से कहा जाता है। कुछ ही ड्रग तो हैं जिनकी बायोबिलिटी ओरल रूट से सबसे ज्यादा होती है, जिसमें आपकी कौन सी आती है? हमारी आती है लिवो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात होगी, इसकी आईएमएन की बात होगी, हाइड्रोक्सी यूरिया की बात होगी, इनका ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। बाकी ज्यादा हो गया तो फ्लशिंग, वीकनेस, ये चीजें आ जाएंगी। और नाइट्रेट आपको पता है ना कि नाइट्रेट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाँ सर ज्यादा होता है, इसीलिए नाइट्रेट को ओरल रूट से नहीं लिया जाता, सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। क्या नहीं देखा पूरी लाइन बेटा? तुम पढ़ लो यार। ingested orally all except isosorbate mononitrate undergoes extensively and variable first pass metabolism। तुम्हें लाइन पढ़ना है, ये काम समझना है। आनंद ठीक है मेरे बच्चे। इमेटिनिब, हाइड्रोक्सी यूरिया, एसिटाजोलामाइड, लिवोफ्लॉक्सासिन, एंड इसको भी जोड़ो यार। चलो, तो कहां कहां यूज करेंगे सर? मैकेनिज्म अभी मैकेनिज्म ही तो बताया था निकिता। एंजाइना पेक्टोरिस में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, थोड़ा बहुत सीएचएफ में भी हमने देखा था, बाइलरी कोलिक एंड इसोफेगल स्पाज में देखेंगे, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, साथ ही साथ साइनाइड पॉइजनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। क्या है साइनाइड पॉइजनिंग? सर ईडीआरएफ की बात क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ? सर ईडीआरएफ की बात क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ कोरोनरी आर्टरी? इसलिए
नहीं मेरे बच्चे, ईडीआरएफ की बात हम तब करेंगे जब हमारा ईडीआरएफ की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड बने। अरे यहाँ तो हमने ड्रग ही दिया है जो सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है एक्टिवेशन के बाद, तो हम यहाँ ईडीआरएफ की बात क्यों करें? सर नाइट्रोग्लिसरीन ओटीसी ड्रग नहीं है मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, चलो आज मैं यहीं तक रखूंगा, अगली क्लास में मैकेनिज्म करके फिर हम एंजाइना खत्म करेंगे। तो एटलीस्ट एक बार क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल और द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना जरूर देख लेना। हाँ कल आऊंगा, कल मैं थीमोग्लोबिनियम अगर आएगा बेटा सुमन परेशान मत हो। देना पड़ेगा बेटा मोनिका, जरूर देना चाहिए। अभी मिलते हैं रात 9 बजे आप सभी के साथ मैराथन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर में, जुड़ना मत भूलना क्योंकि क्वेश्चन काफी मजेदार होंगे।